तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज एसीएल चैनल बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं ये इंग्लिश ग्रामर की जो एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिख रहा होगा, इन्फिनिटी ग्रामर, मतलब ग्रामर के बारे में जितना है वो मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। और टॉपिक है हमारा सम यूजफुल डिफिनीशन। तो इसमें अभी कुछ फंडामेंटल डिफिनीशन आएंगी इंग्लिश ग्रामर की। और इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे बेसिक होता है, सबसे फंडामेंटल होता है, उनको अभी मैं सब यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी के लिए इसमें आप तैयार हो जाइए और एक कॉपी पेन लेके रखिए ताकि आप सभी नोट करते रहें और एज वेल एज मैं उसको पूरा आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सम यूजफुल डिफिनेशन में सबसे पहले आपको ये 14 पॉइंट्स दिए गए हैं। 14 पॉइंट्स। सबसे पहले ऑर्थोग्राफी, देन उसके बाद एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी और लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, सिलेबल, डिप्थॉन्ग, मोनोफ्थॉन्ग एंड फ्रेज एंड क्लॉज। तो ये 14 टॉपिक्स हैं। 14 टॉपिक्स में जो आज का पार्ट 1 टॉपिक है, पार्ट 1 में मैं इधर के 7 क्लियर करने वाला हूँ। देन जो पार्ट 2 आएगा कल, वो इधर के टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा फिर। तो अभी स्टार्ट करते हैं इन 7 टॉपिक्स में, और इनकी डिफिनीशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ अगर किसी को इनके वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पीडीएफ चाहिए, इनके पूरे नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो वो भी मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर। तो उसमें से आप निकाल सकते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां आप मेरे को सिर्फ मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इन दोनों के पीडीएफ या फिर डायरेक्ट फोटो में भेज दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं फोटो भेज दूंगा। तो ये 7 पॉइंट्स हैं और इधर के 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स पार्ट 2 में आएंगे, ये 7 पॉइंट पार्ट 1 में आएंगे। तो अभी इस पार्ट्स को इस पार्ट की शुरुआत करते हैं, ओके। तो सब यूजफुल डिफिनेशंस में हम देख रहे हैं कि पहले हमने जो हमारा पहला टॉपिक था वो था ऑर्थोग्राफी, सेकेंड वन इज एटिमोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक हमारा था ऑर्थोग्राफी, और उसका मतलब क्या है वो मैं अभी डिफिनेशन और उसका हिंदी में जो मतलब है वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स विद द प्रॉपर लेटर्स अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड यूजर्स, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। जो हमारी, ठीक है, राइट मतलब वर्ड्स को लिखने की आर्ट होती है, ठीक है, एक प्रॉपर लेटर्स के साथ, ठीक है, और एक्सेप्टेड यूजर्स यानी कि एक अच्छी उपयोगिता के साथ और उसकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ जो हमारी कला होती है, ठीक है, वर्ड्स को लिखने की, वो ऑर्थोग्राफी के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें क्या किया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये समझिए। तो इसके अंतर्गत पहले हमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इंग्लिश में कुल मतलब टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज वोवेल, ए ई आई ओ यू, एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जितने भी है वो आप सभी के सामने लिखे हैं। ऑर्थोग्राफी में बेसिकली आप सिर्फ ये समझिए कि इसके अंतर्गत हमें अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, और इसमें क्या होता है, द आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को लिखने की आर्ट होती है विद द प्रॉपर लेटर्स यानी कि प्रॉपर लेटर्स के साथ, और अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड यूजर्स, ठीक है, उनकी एक एक्सेप्टेड यूजर्स के साथ और करेक्ट स्पेलिंग के साथ इसको हमें सिखाया जाता है ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। और इसमें हमें अक्षरों का बेसिकली ज्ञान कराया जाता है, और इसे हम हिंदी में वर्ण विन्यास या फिर वर्तनी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में वर्ण विन्यास या वर्तनी भी कहा जाता है। इसमें बेसिक सी बात है कि आपको इसमें सिर्फ लेटर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और फिर उसके आर्ट ऑफ राइटिंग वर्ड्स यानी कि वर्ड्स को लिखने की आर्ट के बारे में समझाया जाता है। तो लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं इंग्लिश में, और टोटल जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो पहला टॉपिक अपना ऑर्थोग्राफी ये था। सेकेंड नंबर पे आते हैं एटिमोलॉजी। अब समझते हैं एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। The English language is living and growing. Although many of our words have been part of our language for many years, new words are added to all the time. ठीक है, ये जो डिफिनीशंस हैं ये आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप वीडियोस को बार बार देख के समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो एटिमोलॉजी में क्या हो रहा है, एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स की उत्पत्ति है, ओरिजिन है, उसकी स्टडी है एटिमोलॉजी। और इंग्लिश लैंग्वेज लिविंग एंड ग्रोइंग, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मतलब हमारी भाषा में यूज हो रही है, ठीक है, और
बढ़ रही है। ऑल ऑफ मैनी ऑफ अवर वर्ड्स हैव बीन पार्ट ऑफ अवर लैंग्वेज फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, एंड न्यू वर्ड्स आर एडेड ऑल द टाइम। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे वर्ड्स पहले से काफी समय से चलते चले आ रहे हैं और लगातार नए वर्ड्स और जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, स्वरूप एंड उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ये होती है इटिमोलॉजी। अब 2 टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं, आपके 5 टॉपिक्स और बचे हैं, उनको भी आगे मैं समझाता हूं। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सिंटेक्स, चौथा पॉइंट पंक्चुएशन एंड फिफ्थ इज लेटर। तो सिंटेक्स में क्या होता है, सिंटेक्स में रूल्स होते हैं, वो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। इसका पूरा अच्छे से मैं एक अलग से टॉपिक लूंगा, ठीक है। तो सिंटेक्स में सबसे पहले इसमें आप समझ लीजिए, सिंटेक्स शब्द ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द सिन तथा टैक्सेस शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय एक सेंटेंस को सही एवं उचित क्रम में रखना होता है, ठीक है। The system of rules for the structure of a sentence in a language is called syntax. जो रूल्स का सिस्टम होता है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने का किसी भी लैंग्वेज में, वो हमारा सिंटेक्स कहलाता है। तो सिंटेक्स ये होता है, ठीक है। अब पंक्चुएशन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत वाक्यों को सही रूप तथा सही अर्थ देने के लिए पंक्चुएशन सिंबल्स का हम यूज करते हैं, और फिर इसका यूज करना है या फिर प्रयोग करना है, इसके अंतर्गत पंक्चुएशन के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है। पंक्चुएशन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल यूज्ड टू सेपरेट एंड क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड रिटन एलिमेंट्स, ठीक है। तो पंक्चुएशन क्या होता है, एक सेट ऑफ सिंबल्स होता है जो हमें क्या करता है, यूज्ड टू सेपरेट एंड क्लैरिफाई द मीनिंग, जो किसी भी सेंटेंस को सेपरेट और क्लैरिफाई, उसकी मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, या फिर किसी भी रिटन एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए या फिर उसकी मीनिंग्स को क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। उन सेट ऑफ सिंबल्स को पंक्चुएशन सिंबल्स कहा जाता है, और पंक्चुएशन के अंदर इसी बात को हमें सिखाया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं लेटर की। तो ए लेटर इज ए रिटन और प्रिंटेड सिंबल दैट डिनोट्स अ साउंड और ए वर्ड। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। तो जो लेटर होते हैं वो रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं, ठीक है। सिंबल समझिए, जैसे ए बी सी डी, ये रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डिनोट्स करते हैं एक साउंड को या फिर किसी वर्ड को, ठीक। जैसे ए से एप्पल हो जाता है, या फिर ए एक साउंड निकल रहा है, अब एप्पल एक वर्ड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें अक्षर या वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं उनकी और ज्यादा उनको नहीं डिवाइड किया जा सकता है। जैसे ए को डिवाइड कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बी को नहीं किया जा सकता, सी को नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके अक्षर या वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद 2 टॉपिक्स आपके पास हैं, एक है प्रोसोडी और एक है एक अल्फाबेट, ठीक है। तो उसको भी अभी देखते हैं। तो ये लास्ट आपके पार्ट 1 में सम यूजफुल डेफिनेशन के पार्ट 1 में लास्ट आपके 2 ये टॉपिक्स हैं। पहला है अल्फाबेट एंड दूसरा है जो वो है प्रोसोडी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्फाबेट क्या होते हैं। तो अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर एंड यूज्ड टू क्रिएट अ लैंग्वेज। इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट इज वोवेल एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट। कि अल्फाबेट जो होते हैं वो इज अ सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। वो लेटर्स यानी कि वर्ड या अक्षरों के सेट होते हैं, उसे ही अल्फाबेट कह दिया जाता है। यूज्ड टू क्रिएट अ लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा को बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। और इन लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जो कि पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा वोवेल्स, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वोवेल्स तथा 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक। ये आपका अल्फाबेट था। अब बात करते हैं प्रोसोडी क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसोडी का अर्थ उस विधा से है या फिर उस क्या बोलते हैं एक स्टडी से है जो साउंड्स और रिदम जो पोएट्री और स्पीचेस में प्रयोग होते हैं उनके बारे में हमें सिखाया जाता है, ठीक है।
तो प्रोसोडी का अर्थ यही है कि वो स्टडी जो हमें जो स्पीच और पोइट्री में जो साउंड्स और रिदम्स यूज होते हैं उनके बारे में सिखाया जाता है प्रोसोडी के अंतर्गत। ठीक, द पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड रिदम्स इन पोइट्री एंड स्पीच, द स्टडी ऑफ दिस इज कॉल्ड प्रोसोडी। ठीक है, जो साउंड्स एंड रिदम्स का पैटर्न होता है पोइट्री में, स्पीचेस में, तो इन्हीं की जो स्टडी होती है वो कहलाती है हमारी प्रोसोडी। तो इसी के साथ आपके 7 टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सम यूजफुल डेफिनेशन के। तो आगे की वीडियो जो पार्ट 2 है वो कल आपको मिल जाएगी, उसमें आगे के 7 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसे देख सकते हैं, वीडियो को आप फिर से ऑन करके चला के देख सकते हैं, आपको मतलब समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, और मतलब वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसमें अभी इंग्लिश के और लेक्चर चलेंगे। तो सब्जेक्ट जो हमारा है वो तो ग्रामर है, बट उसको मैंने इन्फिनिटी ग्रामर रखा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर के बारे में बहुत ही नए नए टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा जो शायद ही मतलब मोस्टली आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो इस चैनल पे आपको मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं और आशा करता हूं आपका अच्छा दिन जाए, आप इसी तरह के पढ़ते रहें और आगे बढ़ें। ठीक है, और अच्छे से आप नोट्स तैयार करिए और अपनी पढ़ाई के लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरीके आप आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं यहाँ पे एंड लेता हूँ। ठीक है, और अगली वीडियोस में मिलूंगा पार्ट 2 सम यूजफुल डेफिनेशंस में। जो 7 पार्ट्स बचे हैं वो मैं आपको बढ़ाऊंगा। इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्ते।